बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागज़ी क़यामत। इमरान शरीफ, मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इमरान नाव तक जमीन में धंसा खड़ा था। इसके दोनों हाथ भी जमीन के अंदर थे और सामने खड़े हुए तारिक के हाथों में मौजूद स्टेन गन का रुख इमरान ही की तरफ था, जबकि माइकल इससे जरा सा साइड में हटकर खड़ा हुआ था। सफदर और कैप्टन शकील एक तरफ फर्श पर बेहोश पड़े हुए मौजूद थे। तारिक की आंखों में बेपनाह चमक थी। यूं लगता था जैसे वो इमरान को मौत के घाट उतारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रहा हो। इमरान के जहन में भूचाल सा आया हुआ था। इसकी रेडीमेड खोपड़ी इस खौफनाक सिचुएशन में तकरीबन जवाब दे गई थी और इमरान को मालूम था कि पलक झपकने में तारिक की स्टेन गन से निकली हुई गोलियां इसके जिस्म को शहद की मक्खियों के छत्ते में तब्दील कर देगी। और फिर जैसे ही तारिक की उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की, इमरान के जहन में एक झमाका सा हुआ। तारिक के ट्रिगर दबाते ही गोलियों की बौछार सी निकलकर सीधी इमरान की तरफ बढ़ी। माइकल साइड में खड़ा बड़े मुतमईन अंदाज में इमरान की मौत का तमाशा देखने में मसरूफ था। इसके जहन के बैद तरीन गोशे में भी शायद ये तस्वुर ना था कि इस बेबसी के आलम में भी इमरान कोई हरकत कर सकेगा। जैसे ही तारिक ने ट्रिगर दबाया, इमरान का आधा जिस्म इंतहाई तेजी से हरकत में आया और इसके आधे जिस्म ने, जो जमीन से ऊपर था, झूला खाया और इसके सर की टक्कर पूरी कुव्वत से करीब खड़े माइकल की दोनों टांगों के दरमियान में पड़ी और माइकल अचानक जर्ब खाकर उछला और इसका जिस्म इमरान और तारिक के दरमियान आ गया। नतीजा ये कि स्टेन गन के दहाने से निकलने वाले कहकहे के साथ माइकल की खौफनाक चीख से कमरा गूंज उठा। स्टेन गन की गोलियां चूंकि एक तसलसल से चल रही थीं, इसलिए तारिक इन गोलियों को ना रोक सका और पहले निकलने वाली गोलियां इमरान के झकोले की वजह से इसके जिस्म से करीब होती हुई गुजर गईं, जबकि बाकी गोलियों ने दरमियान में आ जाने वाले माइकल के जिस्म को छलनी कर दिया। माइकल के मुंह से चीख निकलते ही तारिक ने बौखलाकर ट्रिगर पर से उंगली हटा ली, मगर वो माइकल को ना बचा सका। माइकल का जिस्म गोलियों के जोर से उछलकर इमरान के ऊपर आ गिरा। वो बुरी तरह फड़क रहा था। इसके जिस्म से खून के फवारे निकल रहे थे। तारिक ने माइकल की हालत देखकर स्टेन गन एक तरफ फेंकी और तेजी से माइकल की तरफ बढ़ा। इसका चेहरा गुस्से और परेशानी से बिगड़ गया था। इसने इंतहाई फुर्ती से तड़पते हुए माइकल को घसीटकर कंधे पर लादा और फिर बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। वो शायद माइकल को जल्द अज जल्द भी इमदाद पहुंचाकर इसकी जान बचाना चाहता था। चुनाचा आंधी और तूफान की तरह दौड़ता हुआ वो दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इमरान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट तैर रही थी। उसे मालूम था कि इतनी गोलियां खाने के बाद अब माइकल का बच जाना तकरीबन नामुमकिन है। बहरहाल कुदरत ने उसे मौत से फिलहाल बाल बाल बचा लिया था, लेकिन उसे मालूम था कि जैसे ही माइकल की रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ेगी, तारिक इंतहाई गुस्से की आलम में इमरान से इंतकाम लेने के लिए पलटेगा और फिर इसके हाथों से बच निकलना नामुमकिन होगा। सफदर और कैप्टन शकील इससे जरा फासले पर अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। इमरान की ख्वाहिश थी कि किसी तरह तारिक के आने से पहले इनमें से कम एक होश में आ जाए, मगर सिवाय इन्हें देखने के वो और कुछ भी ना कर सकता था। सफदर, शकील, होश में आओ। अचानक इमरान ने इन दोनों को जोर जोर से आवाजें देनी शुरू कर दी। वो इंतहाई तेज लहजे में इन्हें पुकार रहा था और फिर इस वक्त इमरान की आवाज में और ज्यादा तेजी आ गई जब इसने सफदर की पलकें झपकती हुई देखी और चंद लम्हों बाद सफदर ने आंखें खोल दी। सफदर, होश में आओ, इमरान ने इंतहाई तेज लहजे में कहा और सफदर बौखलाकर उठ बैठा। जल्दी करो, इस मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबाओ, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर कहा और शायद इमरान की तेज आवाज ने सफदर को शऊर की सरहदों पर ला खड़ा किया, क्योंकि वो उछलकर खड़ा हो गया और फिर तेजी से मेज की तरफ बढ़ा। इसके दूसरे किनारे पर बटन लगा हुआ है, इसे दबाओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा और सफदर तेजी से मेज की दूसरी तरफ घूम गया और फिर जैसे ही इसकी नजरें मेज के किनारे पर लगे हुए एक सुर्ख रंग के बटन पर पड़ी, इसने तेजी से वो बटन दबा दिया और दूसरे लम्हे इमरान का जिस्म एक झटके से ऊंचा हो गया और अब वो फर्श पर खड़ा हुआ था। फर्श की कैद से आजाद होते ही इमरान ने इस तरफ छलांग लगाई जिस तरफ तारिक की स्टेन गन पड़ी हुई थी और स्टेन गन उठाकर वो मुड़ा तो सफदर तेजी से कैप्टन शकील की तरफ बढ़ रहा था। इसे होश में ले आओ, जल्दी, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इधर सफदर ने चंद ही लम्हों में कैप्टन शकील को बेहोशी से होश की सरहदों में खींच लिया
और अब कैप्टन शकील हैरत भरे अंदाज में पलकें झपका झपका कर कमरे को देख रहा था। इसी लम्हे इमरान को बाहर राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और इमरान के आसाब तन गए। आने वाला आंधी और तूफान की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था। चौंके कदमों की आवाज एक ही आदमी की थी, इसलिए इमरान समझ गया कि इसकी तवक्का के मुताबिक माइकल की मौत के बाद तारिक इमरान से इंतकाम लेने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। और फिर कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और तारिक उछलकर कमरे में दाखिल हो गया। मगर कमरे की सिचुएशन देखते ही वो एकदम ठिठक गया। इस सिचुएशन के मुतालिक तो शायद इसे सोचा तक ना था। अपने हाथ उठा लो तारिक, इमरान अचानक कड़कदार आवाज में बोला और इसने स्टेन गन की नाल तारिक की कमर से लगा दी। तारिक तेजी से मुड़ा, मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह मुड़ता, इमरान की लात पूरी तेजी से हरकत में आई और तारिक उछलकर सामने पड़ी हुई मेज से जा टकराया। इसे संभालो सफदर, इमरान ने चीखकर कहा। और फिर इससे पहले कि तारिक मेज से टकराकर सीधा खड़ा होता, सफदर किसी उकाब की तरह उस पर झपट पड़ा और इससे तारिक को दोनों बाजुओं में जकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सफदर का एक बाजू तारिक की गर्दन में था और दूसरा इसकी कमर में हमाइल था। तारिक अपनी दोनों कोहनियां सफदर के पहलुओं में मारने की कोशिश की, मगर सफदर ने इसकी गर्दन में लिपटे हुए बाजू को एक जोरदार झटका दिया और तारिक का जिस्म मफलूज होता चला गया। इसके हलक से खड़खड़ाहट की आवाज निकली और आंखें बाहर को निकल आईं। इसकी तलाशी लो शकील, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर इसकी जेबों की बड़ी फुर्ती से तलाशी ली और फिर इसकी साइड पॉकेट से एक मशीनी पिस्तौल बरामद कर लिया। सफदर, इसे घसीटकर इस जगह ला खड़ा करो और खुद अपने कदम पीछे कर लो, इमरान ने इसी जगह स्टेन गन की नाल रखते हुए सफदर से कहा, जहां वो खुद जमीन में धंसा हुआ था। सफदर तारिक को घसीटता हुआ इस जगह ले आया, जबकि इमरान तेजी से मेज की तरफ बढ़ता चला गया। जब सफदर ने बेबस तारिक को इस मखसूस जगह पर ला खड़ा किया, तो इमरान ने फुर्ती से बटन दबा दिया और तारिक भी इमरान की तरह नाव तक जमीन में धुंसता चला गया। सफदर ने चौकियों से जकड़ा हुआ था, इसलिए तारिक के नीचे झुकते ही सफदर भी बेख्तियार इस पर झुकता चला गया। छोड़ दो उसे, इमरान ने कहा और सफदर दोनों हाथ छोड़कर एक झटके से पीछे हट गया। अब तारिक किसी अंदाज में खड़ा था, जिस अंदाज में थोड़ी देर पहले इमरान खड़ा था। इस वक्त स्टेन गन तारिक के हाथों में थी, जबकि अब स्टेन गन इमरान के हाथों में पहुंच चुकी थी। हाँ तो जनाब तारिक साहब, तुम्हारे बॉस का क्या हाल है? उसे मैडम कैट तक पहुंचाए हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए तारिक से मुखातिब होकर कहा। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, तारिक ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। फिर तो आसान तरीका है, लाहौल पढ़ो, मैं भाग जाऊंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तारिक भला क्या जवाब देता, खामोश हो रहा। तुम घबराओ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, इमरान ने उसे खामोश देखकर कहा और फिर उसने स्टेन गन सफदर की तरफ बढ़ा दी और सफदर ने उसे झपट लिया। तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे मिस्टर तारिक, इमरान ने बड़े सर्द लहजे में कहा और फिर तारिक की तरफ बढ़ता चला गया। तारिक दांत भींचे इमरान को अपनी तरफ बढ़ता देख रहा था। इमरान ने तारिक के करीब पहुंचकर अपना बाजू ऊपर किया और कलाई पर बंधी हुई घड़ी उतारकर इसका विंड बटन मखसूस अंदाज में मोड़कर एक झटके से बाहर खींचा। विंड बटन सरर की आवाज के साथ बाहर निकलता चला आया। इसके साथ एक बारीक सी तार भी बाहर निकलती चली आई। तार खासी लंबी थी। इसका दूसरा सिरा भी घड़ी के अंदर ही था। इमरान ने घड़ी की पुष्ट को अंगूठे के नाखून से कुरेदा और फिर एक बारीक सी टेप नुमा झल्ली सी घड़ी की पुष्ट से उखड़ती चली आई। इमरान ने घड़ी की पुष्ट तारिक के एक कान पर रखकर उसे हल्के से दबाया और जब इसने हाथ छोड़ा तो घड़ी इस तरह तारिक के कान से चिपक गई, जैसे लोहा मकनातीस से चिमट जाता है। इसने हाथ में पकड़ी हुई झल्ली को तार से मुंसलिक विंड बटन के मोटे सिरे से चिपकाया और तार को तारिक के सर की पुष्ट से घुमाकर विंड बटन को तारिक के दूसरे कान में डालकर इसने झल्ली को इसकी कान की लूज से चिपका दिया। अब तारिक के एक कान से घड़ी चिपकी हुई थी, जबकि दूसरे कान में विंड बटन इस झल्ली की मदद से चिपक चुका था। सफदर और कैप्टन शकील हैरत से इमरान की इस हरकत को देख रहे थे, जबकि तारिक की नजरों में भी हैरत के साथ साथ उलझन के तासुरात नुमाया थे। घड़ी को इस अंदाज में चिपकाकर इमरान एक कदम पीछे हटा और फिर इसने उंगली से घड़ी के एक किनारे पर लगे हुए छोटे से बटन को दबा दिया और फिर बड़े इत्मीनान से चलता हुआ तारिक के सामने आ खड़ा हुआ। इसका अंदाजा ऐसा था जैसे कोई पेशावर मदारी बच्चों के सामने कोई दिलचस्प शोभा दिखाने वाला हो।
अभी चंद लम्हों बाद तुम चाबी भरे खिलौने की तरह बोलना शुरू कर दोगे और यहाँ की तमाम तफसीलात बताओगे। इमरान ने मेज से पुष्ट लगाते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा। तारिक चंद लम्हे तो इत्मीनान से खड़ा रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे का रंग बदलने लगा। इसने तेजी से सर को इधर उधर छिड़कना शुरू कर दिया, जैसे वो इस घड़ी से पीछा छुड़ाना चाहता हो। मगर घड़ी इस तरह चिपकी हुई थी कि तेज झटकों के बावजूद वो इसके कान से अलहदा न होती थी। इसे उतारो, खुदा के लिए इसे उतारो, मेरा दिमाग फट जाएगा, उतारो इसे। अचानक तारिक ने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। अभी से? अभी तो इब्तिदा है मिस्टर तारिक, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे मालूम था कि चंद लम्हों बाद तारिक की कुव्वत इरादी जवाब दे जाएगी और फिर वो सब कुछ खुद ही बता देगा। मैं कहता हूँ इसे उतारो, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसे उतारो, अभी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे मार डालो, गोली मार दो, मगर इसे उतारो, तारिक ने चीखते हुए कहा। इसकी आंखें उबल कर बाहर आ गई थीं और चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। इमरान ने जो हरबा इस्तेमाल किया था वो बज़ाहिर बचकाना नजर आ रहा था, मगर इसके खौफनाक नताइज से इमरान पूरी तरह वाकिफ था। उसे मालूम था कि घड़ी की टिक टिक तारिक के दिमाग में किसी गर्ज की तरह पड़ रही होगी और मुसलसल जरबात इसके दिमाग को इस हद तक मफलूज कर देंगी कि वो इससे बचने के लिए जान देने पर भी तैयार हो जाएगा। रोको इसे, रोको, खुदा के लिए रोको। तुम जो पूछोगे मैं बताऊंगा, मगर इसे रोको, मेरा दिमाग फट जाएगा, तारिक ने अब नाकाबिले बर्दाश्त अंदाज में चीखते हुए कहा। तुम बोलते जाओ तारिक, सब कुछ बताते जाओ। बोलने से इसकी जरबात शदीद महसूस नहीं होंगी, इमरान ने बड़े सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। माइकल हमारा बॉस था, हमारी तंजीम मैडम कैट की इस मुल्क में नुमाइंदा है। माइकल को हेडक्वार्टर से भेजा गया था। वो नंबर 1 था, मैं नंबर 2। माइकल के आने से पहले मैं नंबर 1 था। माइकल को एक खुसूसी मिशन पर भेजा गया था। हमने इस मुल्क में जाली करेंसी फैलानी थी। हमने स्टेट बैंक और तमाम शेड्यूल्ड बैंकों के स्टॉक इंचार्जेस को खरीद दिया था। हमने स्टॉक में मौजूद तमाम नोटों के सीरियल नंबर्स हासिल करके हेडक्वार्टर भिजवा दिए हैं। वहां से उन्हीं नंबरों पर मुश्तमिल जाली करेंसी आनी है। ये करेंसी आम नजरों में असल लगेगी, मगर गौर से देखने पर जाली मालूम होगी। हमने एडवर्ड की मार्फत सप्लाई आने पर हर बैंक के स्टॉक रूम में नकब लगाकर नोट तब्दील करने थे। एडवर्ड ने माहिर नकबजन शेख खान की खिदमत हासिल की थी। शेख खान ने तमाम बैंकों के स्टॉक रूम्स के नक्शे हासिल कर लिए थे और यकीनी कामयाबी के लिए सप्लाई के साथ साथ नकब के लिए जदीद तरीन मशीनरी भी आनी थी। जाली करेंसी की तब्दीली के बाद हमने शहर भर में यह अफवाह फैलानी थी कि मुल्क में जाली करेंसी का सैलाब आ चुका है। हमने ऑपरेशन की कामयाबी के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस के सरकर्दा अफसरान को भी खरीद लिया था और शहर के तमाम जुराइम पेशा अफराद को कवर कर लिया था, ताकि जाली करेंसी के साथ साथ वो शहर में हुकूमत के खिलाफ हंगामे बर्पा कर दें। ये सब कुछ मुकम्मल था, सिर्फ सप्लाई का इंतजार था, जो किसी भी वक्त पहुंचने वाली थी कि एकदम तुम टपक पड़े और अब सब कुछ खत्म हो गया। माइकल मारा जा चुका है, तारिक ने मुसलसल चीख कर तमाम तफसीलात बताते हुए कहा। इस कोठी में कितने अफराद हैं? इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में पूछा। 10 अफराद हैं, मगर मैंने माइकल के खत्म होने पर इसकी लाश समेत इन सबको हेडक्वार्टर भेज दिया है। मेरा प्रोग्राम यह था कि कमरे में दाखिल होते ही तुम तीनों को हलाक करके इस कोठी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हारे और इन लोगों के आ जाने की वजह से ये अड्डा सीक्रेट सर्विस की निगाहों में आ चुका है। मगर काश मैं इन्हें रोक लेता, तारिक ने चीखते हुए कहा। हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा। ओह, मैंने हेडक्वार्टर के मुतालिक भी बता दिया। ओह, ये मैंने क्या किया? तारिक ने बुरी तरह सर पटकते हुए कहा। शायद वो लाशोरी तौर पर हेडक्वार्टर के मुतालिक ना बताना चाहता था, मगर दिमाग पर लगने वाली मुसलसल जरबात से बचने के लिए इसने इसका जिक्र भी रवानी में कर दिया। ना बताओ, खामोश हो जाओ, मैंने तुम पर जबर तो नहीं किया, इमरान ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। रोको, इसे रोको, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक बार फिर तारिक फट पड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल ना बताओ, क्या जरूरत है बताने की? चलने दो इस घड़ी को, इमरान ने उसे पिचकाते हुए कहा। हेडक्वार्टर न्यू कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में है। कोर्ट पेपर मास्टर्स है। वहाँ इन 10 के अलावा 10 अफराद और हैं। वहाँ बरामदे के कोने में चेकिंग रूम है। जदीद तरीन मशीनरी से मेकअप चेक किया जाता है। कमरे के जनूबी कोने में दीवार के करीबन वस्त में एक ईंट उभरी हुई है। उसे दबाओ तो दीवार दरमियान से फट जाती है। दूसरी तरफ सीढ़ियां नीचे उतरती चली जाती हैं। आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही इख्तितामी दरवाजा खुल जाता है।
आगे तवील राहदारी है जिसमें मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे हैं। इन कमरों में सप्लाई रखी जाती है। राहदारी के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा है। इस दरवाजे के वस्त में एक हाथ का निशान मौजूद है। इस हाथ के निशान पर माइकल जब अपना हाथ रखकर दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है। कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी मेज है। मेज के दाएं किनारे को दबाया जाए तो मेज की सतह दरमियान से खुल जाती है। इसमें वो ट्रांसमीटर मौजूद है जिसमें हेडक्वार्टर पर रब्ता कायम होता है। तारिक ने एक बार फिर तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा, अब अगर तुम वहां जाओ तो वो दरवाजा कैसे खोलोगे? इमरान ने पूछा। माइकल की अदम मौजूदगी के दौरान भी मैं अपना बायां हाथ उस निशान पर रखकर दरवाजा खोल सकता हूँ। माइकल का दायां हाथ और मेरा बायां हाथ चलता है, तारिक ने जवाब दिया। हेडक्वार्टर से राब्ते की लिए क्या फ्रिक्वेंसी है? इमरान ने पूछा। फ्रीक्वेंसी 04931 है। पहले शनाख्त मांगी जाती है तो पाकिस्तान पॉइंट और अपना नंबर बताना पड़ता है। फिर कोड पूछा जाता है तो कोड पेपर मास्टर्स बताया जाता है, तारिक ने बताया। शायद अब इसकी कुव्वत इरादी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी थी। और इन 20 अफराद को कंट्रोल किस तरह किया जाता है? इमरान ने पूछा। इनको जो हुक्म दिया जाता है वो बजा लाते हैं। अगर टेलीफोन पर ऑर्डर दिया जाए तो नंबर और कोड बताया जाता है। अगर बराह रास्त बात की जाए तो सिर्फ हुक्म दिया जाता है, तारिक ने जवाब दिया। और कोई बात जो बतानी रह गई हो? इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। रोको इसे, रोको, अब रोक दो, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब कुछ बताने को नहीं रहा, तारिक ने चीखते हुए कहा। और इमरान ने आगे बढ़कर घड़ी का वो छोटा सा विंड बटन दबाकर ऑफ कर दिया और इसके साथ ही तारिक का सर पीछे की तरफ ढलक गया। इसकी आंखें बंद हो गईं। मुसलसल दिमाग पर पड़ने वाली जरबों के बाद यकदम खामोशी हो जाने से इसका शऊर इसका साथ छोड़ गया था और वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने घड़ी को झटका देकर इसके कान से उखाड़ा और फिर दूसरे कान में लगी हुई टेप उखाड़कर विंड बटन भी बाहर खींच लिया। और जब इसने विंड बटन को हल्की सी मड़ोड़ी देकर छोड़ा तो तार सर की आवाज निकालती हुई वापस घड़ी में गायब हो गई और विंड बटन वापस अपनी जगह पर फिट हो गया और इमरान बड़ी इत्मीनान से घड़ी को दोबारा कलाई पर बांधने में मसरूफ हो गया। कमाल की घड़ी है इमरान साहब, सफदर ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। ऐसे मुजरिमों से राज उगलवाने के लिए बचकाना सा शोभदा है, रेडीमेड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या करना है? सफदर ने पूछा। इसे उठाकर दानिश मंजिल पहुंचा दो और वहां अपने चूहे बॉस को इस बात की रिपोर्ट भी दे देना कि तुम निगरानी करने के साथ साथ अब बेहोश हो जाने की रिहर्सल भी करते रहे हो। इमरान ने मेज के किनारे की तरफ बढ़ते हुए बड़े सर्द लहजे में कहा। ओह इमरान साहब, दरअसल अचानक हम पर हमला किया गया। ये लोग पहले से ही बाहर छुपे हुए थे, सफदर ने नदामत आमेज लहजे में जवाब दिया। इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय बटन दबा दिया और तारिक उछलकर फर्श पर आ गिरा। इमरान को मालूम था कि अभी 1 घंटे तक इसके होश में आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वो मुतमईन था। आपका क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने झुककर बेहोश पड़े तारिक को उठाकर कंधे पर लादते हुए पूछा। मैं इस इमारत की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद तुम्हारे बॉस को रिपोर्ट करूंगा, फिर शायद हेडक्वार्टर पर छापा मारा जाए। अब तुम निकलने की करो, इमरान ने जवाब दिया। और वो दोनों सही होते हुए बेहोश तारिक को कंधे पर उठाए दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकलते चले गए। इमरान स्टेन गन उठाए इन दोनों के पीछे पीछे था। इसे खतरा था कि कहीं तारिक ने झूठ ना बोला हो और इसके साथी कोठी ही में मौजूद हों, मगर वाकई कोठी पूरी खाली पड़ी हुई थी। इमरान की कार पोर्च में खड़ी थी, इसके अलावा वहां और कोई गाड़ी ना थी। तुम लोग किस चीज पर आए हो? इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से पूछा। बाहर हमारी कार मौजूद है, सफदर ने जवाब दिया। ओके, फिर निकल जाओ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा और फिर इस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक वो दोनों तारिक को उठाए फाटक से बाहर ना निकल गए। इन दोनों के जाने के बाद इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर वापस मुड़ गया। हेडक्वार्टर पर छापा मारने से कबल वो कोठी को अच्छी तरह खंगालना चाहता था। ट्रक जिस अंदाज में धचका खाकर रुका था और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं, इससे वो तीनों लेडीज सीक्रेट एजेंट्स एकदम चौकन्ना हो गईं। ये क्या हो रहा है? मिस बॉचर ने दबे लहजे में कहा। खामोश रहो, शायद चेकिंग हो रही है, काशाकी ने कहा और फिर इसने आहिस्ता से सर उठाकर ट्रक की बॉडी के किनारे से बाहर को झांका तो उसे 10 के करीब सुर्ख रंग के नकाब लगाए स्टेन गनों से मुसल्ला आदमी नजर आए जो तेजी से ट्रक के गिर्द फैलते जा रहे थे। अच्छी तरह चेक करो, एक तेज आवाज इनके कानों से टकराई
और काशाकी ने तेजी से कपड़ों के गट्ठर हटाने शुरू कर दिए और फिर वो फुर्ती से मुख्तलिफ गट्ठरों के दरमियान पैदा होने वाले खला में घुसती चली गई। मिस बॉचर और मार्गरेट ने भी ऐसा ही किया और इससे पहले कि चेकिंग करने वाले अफराद ट्रक के अंदर आए, वो तीनों गट्ठरों के दरमियान ट्रक के निचले हिस्से में पहुंच चुकी थी। इनके सरों और दाएं बाएं कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठरे पड़े हुए थे। ट्रक के अंदर 3-4 अफराद उतर आए और फिर उन्होंने मुख्तलिफ गट्ठरों को ऊपर नीचे करके देखना शुरू कर दिया, मगर वो तीनों चौकें बिल्कुल निचली सतह में छुपी हुई थीं, इसलिए इन गट्ठरों के हटाने से वो नजर ना आ सकी। ठीक है, कुछ नहीं है, एक आवाज सुनाई दी और अफराद बारी बारी बॉडी पर चढ़कर नीचे उतर गए। कोई मशकूक चीज है? नीचे से एक तहकमाना आवाज सुनाई दी। नहीं जनाब, सब ठीक है, हमने अच्छी तरह चेक कर लिया है। दूसरी आवाज सुनाई दी। ओके, क्लियर कर दो। वही तहकमाना आवाज सुनाई दी और फिर कदमों की आवाज तेजी से दूर होती चली गई और ट्रक एक धचका खाकर आगे बढ़ा। इस बार इसकी रफ्तार आहिस्ता थी, फिर मुख्तलिफ मोड़ आते हुए महसूस हुए और इसके बाद ट्रक एक बार फिर रुक गया। अब निकल चलो, मार्गरेट ने दबे लहजे में कहा और वो तीनों गठरे हटाकर ऊपर निकलने की कोशिश में मसरूफ हो गई। मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह बाहर निकलती, अचानक सड़क की आवाज सुनाई दी और फिर इन्हें महसूस हुआ कि ट्रक के इंजन की तरफ से ट्रक ऊपर को उठता चला जा रहा है और इसके साथ ही गठरे तेजी से नीचे को घिसटने लगे। गठरों के साथ साथ इनके जिस्म भी तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगे। उन्होंने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, मगर अब ट्रक का पिछला हिस्सा बहुत नीचा हो गया था और गठरों के नीचे गिरने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। चुनांचे अब वो तीनों भी गठरों के साथ ही लिपटी हुई नीचे गिरती चली गईं और फिर एक धचके से इनके जिस्म पहले से नीचे गिरे हुए कपड़ों के ऊपर जा गिरे और इनके जिस्मों पर ऊपर से और गट्ठर आकर गिरे और उन्हें यूं लगा जैसे वो इन गट्ठरों में ही दफन हो जाएंगी। गट्ठर मुसलसल इनके ऊपर गिर रहे थे, मगर चंद लम्हों बाद गट्ठर गिरने बंद हो गए और फिर हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी बहुत बड़े ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया गया हो। अब हर चीज साकित हो चुकी थी, इसलिए वो इन गट्ठरों के दरमियान से निकलती चली आई। मगर दूसरे लम्हे वो ये देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी कि वो एक बहुत बड़े ड्रम में बंद है, जो चारों तरफ से बंद था और इसके अंदर कपड़े ही कपड़े थे। अभी वो तीनों माहौल का जायजा ही ले रही थी कि एकदम चीख कर उछल पड़ी। उन्होंने लाशोरी तौर पर अपने आप को इस बड़े ड्रम की दीवारों के साथ चिपकाकर छत से आने वाली अजीब सी बू वाले पानी की बौछार से बचाना चाहा था, मगर जाहिर है कि इनका ये लाशौरी इकदाम उन्हें इस पानी से भीगने से ना बचा सका। पानी ड्रम की छत से बौछारों की सूरत में मुसलसल गिर रहा था। यूं लगता था कि जैसे ड्रम की पूरी छत में सुराख हो गए हों और ये पानी इनमें से उमड़ा चला आ रहा हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद ही लम्हों में आधे से ज्यादा ड्रम भर गया और तकरीबन तमाम कपड़े इस पानी में डूब गए। चूंकि ड्रम बहुत बड़ा था, इसलिए कपड़ों के ये गट्ठर आधे ड्रम को ही भर सके। वो तीनों चौके इन कपड़ों के ऊपर खड़ी थीं, इसलिए पानी इनके घुटनों तक ही आया था। ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मार्गरेट ने चीखते हुए कहा। ड्राई क्लीनिंग हो रही है, हम इस वक्त लॉन्ड्री ड्रम में हैं, मिस बोचर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। ओह, तो ये चक्कर है, मगर इस ड्रम में मौजूद हवा तो जल्द ही खत्म हो जाएगी, काशाकी ने कहा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, मिस बॉचर ने जवाब देते हुए कहा। मगर दूसरे लम्हे वो तीनों बुरी तरह लुढ़काईं और फिर एक दूसरे से टकराकर इस पानी में ही गिर पड़ी। ड्रम इंतहाई तेजी से उलट पुलट होना शुरू हो गया था। सालिम ड्रम इंतहाई तेजी से ऊपर नीचे घूमने लगा और वो कपड़ों समेत इस ड्रम में उलट पुलट हो रही थी। कभी वो कपड़ों के ऊपर आ जाती और कभी कपड़े इनके ऊपर। लॉन्ड्री पाउडर मिले हुए पानी में से तेज बू निकलने लगी और इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनका दम घुटता चला जा रहा हो। इन तीनों ने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, मगर कब तक। चंद ही लम्हों बाद होशो हवास इनका साथ छोड़ते चले गए और वो तीनों भी बेजान कपड़ों की तरह उलट पुलट होने लगी। फिर जब इन तीनों की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बड़े से कमरे में पड़ा हुआ देखा, जिसमें हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। इस धुएं की वजह से कमरे में तेज गर्मी फैली हुई थी और शायद इस गर्मी की वजह से ही इनकी आंखें खुल गई थी। इनके जिस्मों के ऊपर कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे। होश में आते ही इन तीनों ने तेजी से कपड़े हटाए और उठकर बैठ गईं। अब इन्हें समझ आ गई थी कि वो इस कमरे में मौजूद हैं जहां धुले हुए कपड़ों को भाप के जरिए सुखाया जाता है। चूंकि इनके जिस्म और कपड़े भी धुल गए थे, इसलिए इनके जिस्मों को गर्म भाप अच्छी महसूस हो रही थी।
तकरीबन आधे घंटे तक गर्म भाप का ये गुसल जारी जारी रहा और फिर एकदम भाप खत्म हो गई। अब कमरा साफ नजर आने लग गया था। इस कमरे की दीवारें सपाट थीं। एक तरफ अंधे शीशे का दरवाजा बना हुआ था। मेरे ख्याल में अभी कपड़े उठाने लोग आएंगे, इसलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, मार्गरेट ने उठकर खड़े होते हुए कहा। हाँ, इस चक्कर में ड्राई क्लीनिंग भी मुफ्त में हो गई, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मिस बॉचर ने हंसते हुए जवाब दिया। अभी शुक्र है कि पानी से क्लीनिंग हुई है, कहीं पेट्रोल से होती तो रूह तक साफ हो चुकी होती, काशाकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब होती चली गईं। काशाकी और मार्गरेट दरवाजे के एक तरफ और मिस बॉचर दरवाजे की दूसरी तरफ दीवार से पुष्ट लगाकर खड़ी हो गईं। थोड़ी देर बाद दूर से कदमों की आवाजें नजदीक आती सुनाई देने लगीं और वो तीनों चौकन्नी होकर खड़ी हो गईं। आने वालों की तादाद इनके कदमों के लिहाज से 3 ही लग रही थी। और फिर दरवाजा खुलता चला गया और 3 औरतें एप्रन पहने, मुंह पर नकाब लगाए, अंदर दाखिल हुईं। इनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। उन्होंने शायद कपड़े इन थैलों में डालकर ले जाने थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मिस बॉचर ने हाथ मारकर अधखुले दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही वो तीनों चौंक कर पीछे की तरफ मुड़ी और फिर इनकी आंखें इन तीनों को देखकर हैरत से फैलती चली गईं। यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हो? हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, मिस बॉचर ने मुस्कुराते हुए इनसे मुखातिब होकर कहा। मम मगर तुम यहाँ तक कैसे आई? इनमें से एक औरत ने हिकलाते हुए कहा। क्यों, यहाँ आना जुर्म है? तुम भी तो आई हो, काशाकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये नामुमकिन है, तुम इस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकती। मगर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, एक और औरत ने कहा। घबराओ नहीं, हम कपड़ों के साथ साथ ड्राई क्लीन होती हुई यहाँ तक पहुंची हैं, मार्गरेट ने इनकी हैरत दूर करने के लिए कहा। क्या कहा? तुम ड्रम और पानी की सुरंग से होकर यहाँ पहुंची हो? नहीं, नहीं, इस रास्ते से आदमी जिंदा यहाँ तक कैसे पहुंच सकता है? तीनों औरतें शदीद हैरत भरे लहजे में कहा। बज़ाहिर तो नामुमकिन नजर आता है, मगर देखो, हम तीनों तुम्हारे सामने जिंदा मौजूद हैं, काशाकी ने कहा। ओह, तुम कहीं वो जासूस औरतें तो नहीं जिन्होंने चौथी मंजिल से सड़क पर छलांगे लगा दी थी और फिर गायब हो गईं? इनमें से एक ने जहन पर जोर देते हुए कहा। और इसकी ये बात सुनकर इस बार चौंकने की बारी इन तीनों की थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मिस बॉचर ने चौंक कर पूछा। अगर तुम वही हो तो हम तुम्हारी बहादुरी और जुर्रत की दाद देते हैं। तुम्हारे तो यहाँ बड़े चर्चे हैं। मादान ने हेड पॉइंट के तमाम पहरेदारों को इस गफलत की बिना पर सजा दे दी है, इनमें से एक ने कहा। देखो, अब तारुफ तो हो चुका, तुम हमें यहाँ के मुतालिक बताओ। तुम्हारे अल्फाज बता रहे हैं कि ये कोई आम क्लीनिंग प्लांट नहीं है, मिस बॉचर ने संजीदा होते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, तुम जहाँ से भागी हो वहीं पर दोबारा आप फंसी हो। ये मादाम का खुफिया हेडक्वार्टर है। ये ड्राई क्लीनिंग प्लांट तो एक आड़ है, इनमें से एक ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो ये बात है, मगर इस प्लांट की आड़ लेने की क्या जरूरत है? काशाकी ने संजीदा होते हुए कहा। यहाँ खुफिया तौर पर मुख्तलिफ ममालिक की जाली करेंसी छापी जाती है। उसे छुपाने के लिए प्लांट लगाया गया है ताकि किसी को शक ना पड़ सके, इसी औरत ने जवाब दिया। ओह, तो फिर तुम हमें ये सब कुछ क्यों बता रही हो? मार्गरेट ने चौंकते हुए पूछा। इसलिए कि हम सब ये चाहती हैं कि किसी तरह हमें इस जबरी कैद से छुटकारा मिल सके। यहाँ जितने भी अफराद हैं इन्हें जबरन अगवा करके लाया गया है और यहाँ से मौत ही इन्हें निकालकर बाहर ले जा सकती है, इसलिए हमें इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, इस औरत ने जवाब दिया। ओह, ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ये बताओ कि मादाम खुद भी यहाँ आती है? काशाकी ने पूछा। हाँ, कभी कभी आती है, मगर इसके गिर्द मुसल्लह अफराद का सख्त पहरा होता है। हमें तो सिर्फ इसकी झलक ही नजर आती है, दूसरी औरत ने जवाब दिया। यहाँ से निकलने का कोई जरिया? मार्गरेट ने पूछा। इस इमारत के गिर्द सख्त तरीन पहरा है, यहाँ से जिंदा निकल जाना नामुमकिन है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हैं, ये तुम्हें अपने क्वार्टरों तक पहुंचा दें। इसके बाद तुम यहाँ से कैसे निकल सकती हो, ये सोचना तो तुम्हारा अपना काम है। अगर हो सके तो हमें भी यहाँ से निकाल ले जाओ, हम आज़ाद जिंदगी के लिए तरस गई हैं, इस औरत ने कहा। ठीक है, तुम हमें अपने क्वार्टरों तक पहुंचा दो ताकि वहां बैठकर इत्मीनान से कोई प्रोग्राम बना सकें। यहाँ तो हर लम्हे खतरा ही रहना है, मार्गरेट ने जवाब दिया। फिर ऐसा करो कि तुम यहीं रहो, हम कपड़े ले जाती हैं। छुट्टी के वक्त से जरा पहले हम तुम्हें एप्रन और नकाब मुहैया कर देंगी, तुम वो पहनकर भीड़ में शामिल होकर क्वार्टरों तक पहुंच जाना, इस औरत ने तजवीज़ पेश की और इन तीनों ने इस तजवीज़ से तायद में सर हिला दिए। चुनाचे इन तीनों औरतों ने तेजी से कपड़े उठाकर थैलों में भरने शुरू कर दिए और फिर जब कपड़े इन बड़े थैलों में गायब हो गए तो दरवाज़ा खोलकर
बाहर निकल गईं। ये तो अजीब बात है कि हम इत्तेफाक से मादाम के खुफिया तरीन हेडक्वार्टर में पहुंच गई हैं, काशाकी ने दीवार के करीब बैठते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ कि अब किस्मत से यहाँ पहुंच ही गई हैं, तो फिर खाली हाथ बाहर क्यों जाएं? अगर हो सके तो इस हेडक्वार्टर को तो ही तबाह कर दें। इससे मादाम पर इंतहाई कारी जरब लगेगी। मिस बॉचर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, मगर पहले हम किसी महफूज जगह तो पहुंच जाएं, काशाकी ने जवाब दिया। ये औरतें यहाँ जबरन कैद हैं, तो फिर यकीनन इन्होंने यहाँ के मर्दों से दोस्ती लगा रखी होगी, क्योंकि बगैर मर्द के औरत इतने तवील अरसे तक नहीं रह सकती। हो सकता है कि इन मर्दों में से कोई अहम पोजीशन का मालिक हो और हम उसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें, मार्गरेट ने सोचते हुए कहा। अच्छा आइडिया है। वैसे भी एक और ख्याल मुझे आ रहा है कि तबादत के काम में भी औरतों को ज़रूर शामिल किया गया होगा, क्योंकि नफीस काम औरत ही अच्छा कर सकती है। अगर इन औरतों तक हम पहुंच जाएं, तो फिर इनके मेकअप में हम असल मशीनों तक पहुंचकर उन्हें तबाह कर सकती हैं, मिस बॉचर ने कहा। ओह गुड, यकीनन ऐसा ही होगा। बहरहाल हमारी ड्राई क्लीनिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई और मादाम के असल हेडक्वार्टर तक पहुंच जाने में कामयाब हो गई। अगर ये हेडक्वार्टर क्वार्टर तबाह हो जाए, तो फिर मादाम इतनी आसानी से पूरी दुनिया में कागजी क़यामत बर्पा ना कर सकेगी और नई मशीनों का हुसूल, और फिर इनकी स्टिंग के लिए तवील अरसा चाहिए। इस अरसे में पूरे ग्रोह का कला कमा किया जा सकता है, काशाकी ने मुस्कुराते हुए कहा। और बाकी दोनों ने भी इस बात में सर हिला दिया। वो तीनों बड़े इत्मीनान से बैठी हुई थीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि यहाँ से निजात रात को ही हो सकती है। फिलहाल तो इंतज़ार ही करना था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।